कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। राधिका ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ये तो बेटा आपने बहुत अच्छा किया। बहुत टेंशन हो रही थी, एक तो बीमार की चिंता, ऊपर से पैसे की भी। मुझे लग रहा था मैं ही बीमार ना पड़ जाऊं। देवांश बोला, मैं समझ सकता हूँ। मुझे महसूस हुआ कर्मचारियों के हित के बारे में सोचना कंपनी का फर्ज है। देवांश उठता हुआ बोला, चलिए मैं चलता हूँ, कल 10 बजे तक आ जाऊँगा। उसने निश्चय किया अगले दिन रविवार है, उसकी छुट्टी है। वो दिन में अस्पताल में ही रुकेगा और रूपाली से मन की बात खुलकर कहेगा। अमन रूपाली को उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। सुमन ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, कैसे हैं अब अंकल? रूपाली बोली, अब ठीक है। सुमन फिर बोली, आज देवांश नहीं आए तुझे छोड़ने? रूपाली बोली, अमन आया था मम्मी के लिए खाना लेकर। मम्मी मुझे अकेले नहीं आने देती, इसलिए मैं अमन के साथ निकलने का बहाना बनाकर आ गई। रेखा चली गई क्या? सुमन बोली, हाँ रेखा चली गई, अब 2-3 दिन में ही रुकूंगी। तू देवांश को अवॉइड क्यों कर रही है? रूपाली बोली, छोड़, आज देवांश के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सुबह डैड की तबीयत के कारण इतनी टेंशन हो गई है, अब तक सिर में दर्द है, मैं थोड़ा आराम करती हूँ। अगले दिन जब रूपाली अस्पताल पहुँची, देवांश आ चुका था। जवाहर को फिर कमरे में ला रहे थे। राधिका बहुत थकी लग रही थी। जवाहर कमरे में आ गया और राधिका उससे मिल ली तो रूपाली ने माँ को ज़बरदस्ती घर भेज दिया। देवांश को भी लगा ये ठीक रहेगा, जब सब शांत हो जाएंगे तो वो रूपाली से बात कर सकेगा। उधर रूपाली सोच रही थी, देवांश क्या सारा दिन यहीं बैठने के इरादे से आया है? लेकिन 4 बज गए और देवांश को मौका ही नहीं मिला रूपाली से अकेले में बात करने का। कभी डॉक्टर आ जाते जवाहर का चेकअप करने, तो कभी नर्स आ जाती दवाई देने। रविवार का दिन था, जान पहचान वाले भी मिलने आते जा रहे थे। आखिर देवांश के सब्र का बांध टूट गया तो वो रूपाली से बोला, चलो कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, बहुत देर हो गई है। रूपाली मना करते हुए बोली, आप चलो कुछ खा लेना, मैं यहीं डैड के पास रुकती हूँ। कोई ना कोई आता जा रहा है, अकेले छोड़ना सही नहीं है। वैसे आप थक गए होंगे, घर चले जाइए, यहाँ मैं हूँ। देवांश रूपाली का मुख ध्यान से देखता हुआ बोला, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो कैंटीन में चलकर तुमसे कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाहता हूँ। रूपाली देवांश की आंखों में आंखें डालकर बेझिझक बोली, हाँ मैं भी आपसे कुछ बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता डैड को अब नौकरी का स्ट्रेस लेना चाहिए, इसलिए अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है मैं आपसे शादी करूँ। जहाँ तक हेरा फेरी का सवाल है, एक बीमार आदमी को इतनी तकलीफ देना आपके लिए सही नहीं होगा। देवांश हतप्रभ रह गया रूपाली की स्पष्टवादिता पर। वो व्याकुल स्वर में बोला, रूपाली मैं मानता हूँ इस रिश्ते की शुरुआत मैंने गलत तरीके से की थी, लेकिन मेरी एक बार पूरी बात सुनकर कोई निर्णय लेना। रूपाली सोफे पर से उठते हुए बोली, अब सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया है, मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है, मैं कुछ साल उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। देवांश इस डर से कहीं रूपाली कमरे से बाहर न चली जाए या कोई आ ना जाए और उसकी बात बीच में रह जाएगी, जल्दी से बोला, उनकी देखभाल तो शादी के बाद भी कर सकती हो, अकेले क्यों? मैं भी साथ दूंगा तुम्हारा, वो चाहेंगे तो हमारे साथ ही आकर रह लेंगे, इतना बड़ा घर है, पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा उन्हें। रूपाली देवांश की तरफ मुड़कर बोली, पैसा सब कुछ नहीं होता है, आपको लगता है वे इस तरह से आपके पैसे लेंगे? मैं नौकरी करूंगी और उनको सपोर्ट करूंगी। देवांश बेसब्री से बोला, ठीक है, तुम मेरी कंपनी में नौकरी कर लेना, शादी के बाद तो वे तुम्हारी भी हो जाएंगे, हम कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे जो सबको ठीक लगेगी। रूपाली दृढ़ता से बोली, हाँ शादी करते तो कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और फीलिंग्स के बिना शादी का कोई मतलब नहीं है। उस समय रूपाली अगर देवांश को देख रही होती तो उसकी आंखों में गहन निराशा के भाव पड़ रही थी, लेकिन वह दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो जल्दी से जल्दी देवांश के सामने से हट जाना चाहती थी। देवांश आग्रह भरे स्वर में बोला, रूपाली एक चांस तो दो मुझे अपनी बात कहने का। रूपाली दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं निर्णय ले चुकी हूँ, आप हम तीनों को अपने हाल पर छोड़ दो। इससे पहले रूपाली कमरे से बाहर निकलती, देवांश फुर्ती से लपक कर उसके आगे खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे निर्णय को मान लेता हूँ, लेकिन एक बार मेरे साथ डिनर पर चलो। मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हें ले जा नहीं सका। देवांश रूपाली के चेहरे को गौर से देख रहा था
और उसके निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसको अपने हाथ से निकलता देख उसकी जान सूख रही थी, इसलिए उसने तुरंत डिनर का बहाना बनाया। रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, अगर मैं डिनर पर जाती हूँ आपके साथ तो आप बिना बुरा माने इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देंगे, भविष्य में मुझे और मेरे डैड को तंग नहीं करेंगे। रूपाली ने महसूस किया उसकी इस बात से देवांश के चेहरे पर दुख उभर आया। देवांश को दुख हुआ रूपाली की उसके बारे में ये राय है। गलती उसकी ही थी, और अगर पहले रूपाली ने इनकार किया होता तो वह भट्ट परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर ही देता। रूपाली देवांश को दुखी देख एकदम से बोली, हम भले ही शादी नहीं कर रहे हैं, अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। देवांश अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, मैं तुम्हें डिनर के लिए लेने आऊँगा, ठीक 7 बजे तुम्हारे घर। रूपाली बोली, 7 बजे थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? देवांश दूसरी तरफ देखते हुए बोला, रास्ते में बहुत भीड़ होती है, बेकार जाम में फंस गए तो देर होती चली जाएगी। रूपाली बोली, ठीक है, मैं समय से तैयार हो जाऊंगी। देवांश चला गया और थोड़ी देर बाद राधिका भी आ गई। रूपाली माँ के आते ही तुरंत घर के लिए निकल गई। घर पर सुमन उसको देखते ही बोली, आज जल्दी कैसे आ गई? रूपाली सोफे पर बैठती बोली, देवांश जी मुझे डिनर पर ले जा रहे हैं। सुमन खुश होते हुए बोली, वाओ हाउ रोमांटिक। रूपाली मुंह बनाते हुए बोली, कोई रोमांटिक नहीं है, वो मैंने उन्हें कह दिया है, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। तो वो बोले, ठीक है, एंगेजमेंट ख़त्म करने से पहले एक बार डिनर पर चलते हैं। सुमन ने कुछ सोचते हुए पूछा, तूने शादी से मना कर दिया और वो आराम से मान गया? रूपाली लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी, क्या रिएक्शन देंगे, दुखी लग रहे थे, पहले की तरह गुस्से में नहीं बोले और मान गए। मैंने साफ पूछ भी लिया, बाद में तंग तो नहीं करेंगे? वह हर्ट लगे इस बात को सुनकर। सुमन अविश्वास से रूपाली को देखते हुए बोली, अच्छा अजीब बात है, इतनी आसानी से मान गए, इसका मतलब वो बदल गए हैं तेरे लिए, तेरे कारण उनके मन में तेरे लिए फीलिंग्स है और तू उन्हें इस तरह छोड़ देगी, ये सही नहीं है। रूपाली बोली, मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इस तरह की शादी में दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुमन उसको समझाते हुए बोली, फीलिंग्स इसलिए नहीं है, तूने कभी इस नज़र से देखा नहीं, कितने हैंडसम और मैनली हैं। शुरुआत ही इस रिश्ते की गड़बड़ थी, इसलिए तेरे मन में उनके प्रति गुस्सा था। पहला मौका मिलते ही तूने अपने आप को आज़ाद कर लिया। रूपाली उदासी भरे स्वर में बोली, हाँ तो ये मौका मैं क्यों छोड़ देती, फिर मुझे अपने पेरेंट्स की भी तो चिंता है। सुमन बोली, दिन में आंटी बता रही थी देवांश अंकल जी का सारा मेडिकल का खर्चा ऑफिस से भरने की बात कर रहा था, कंपनी के बजट में मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ा रहा है। तू पागल है जो इतने चाहने वाले को ठुकरा रही है। रूपाली सोचते हुए बोली, हो सकता है ये सब उनका नाटक हो। स्थिति समझते उन्हें देर नहीं लगी होगी कि अब मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते हैं। आदत वाले की आदत नहीं जाती है, धौंस से अपना काम करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। सुमन बोली, जब तू इतना नापसंद करती है देवांश जी को तो डिनर के लिए क्यों जा रही है? रूपाली बोली, नहीं जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ उनसे अलग फ्रेंडली टर्म्स पर हूँ। किसी भी भीड़ वाले रेस्टोरेंट में 1-2 घंटे साथ बैठकर खाना खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सुमन बोली, ठीक है, अब तो बिना किसी दबाव के उनको ध्यान से देखना, हो सकता है तुझे कुछ अच्छा नज़र आए उनमें और तुझे वो अच्छे लगने लगे। रूपाली हंसते हुए बोली, तू दिन में सपने देख, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, मैं कैसे देवांश जी से ये बात बोल पाऊँगी, लेकिन बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ। चल, वे आने वाले होंगे, मैं तैयार हो जाती हूँ। रूपाली नहाकर और सिर धोकर जब बाहर आई तो सुमन उसके कपड़े देखने में लगी थी। उसको देखते ही बोली, तुझे कुछ स्मार्ट सी सुंदर सी ड्रेस पहनकर जाना चाहिए। रूपाली आश्चर्य से बोली, पागल है, इतना सजने की क्या ज़रूरत है, सिंपल सी जीन्स और टी-शर्ट निकाल दे। सुमन झल्लाकर बोली, ज़िंदगी में पहली बार डेट पर जा रही है, अच्छे से तैयार होकर तो जाएगी। ये ब्लैक ड्रेस तूने कब से नहीं पहनी है? मेरे बर्थडे पर पहनी थी। रूपाली हामी भरते हुए बोली, हाँ उसके बाद कोई मौका ही नहीं पड़ा, लेकिन आज मैं ये बिल्कुल नहीं पहनूंगी। कुछ सेलिब्रेट करने नहीं जा रही हूँ, बस एक टेंशन कम हो जाएगी इसलिए जा रही हूँ। डैड अस्पताल में है, कहाँ मन करता है ऐसे में कहीं जाने का। सुमन बोली, अंकल ठीक है, अब जा रही है तो ढंग से जा, नहीं तो कुछ पुराना सा फटा सा पहन जा। लोग कहेंगे, वाह देवांश जी कितने महान हैं, सड़क पर बैठी भिखारिन को ले आए इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने। रूपाली हंसते हुए बोली, कुछ भी बोलती है, फटा हुआ क्यों पहन कर जाऊंगी? सुमन मुंह बनाते हुए बोली, अरे रेस्टोरेंट के हिसाब से तो पहन कर जाएगी,
पता चला आखिर में जो हाथ धोने का बाउल आता है, लोग उसमें तेरे लिए सिक्के डाल कर जा रहे हैं। रूपाली हंसे जा रही थी। ठीक है, फिर उन सिक्कों से हम दोनों बाद में आइसक्रीम खाने चलेंगे। तुझे तो बस कुछ भी बोलना होता है। बता मेरी माँ, बता मैं क्या पहन कर जाऊँ? अब तो इज्जत का सवाल हो गया। रूपाली तैयार ही हुई थी कि दरवाजे की घंटी बज गई। वो झुंझला कर सुमन से बोली, पता नहीं देवान जी को इतनी क्या जल्दी हो रही है। 7:30 बजे तक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाएंगे। कितना अजीब लगेगा, कोई नहीं होगा। 8:30 बजे तक आते तो ठीक रहता। रूपाली ने जब दरवाज़ा खोला तो देवांश को देखकर दंग रह गई। सूट में देवांश गजब लग रहा था। उसे लगा सुमन सही कह रही थी। अगर किसी दूसरी परिस्थिति में मिले होते तो शायद वो देखते ही देवांश की दीवानी हो जाती। उधर देवांश रूपाली को देख अवाक रह गया। हर बार जब भी उसको देखता और अधिक सुंदर दिखती। उसने नज़रअंदाज करना चाहा अशांत कर देने वाली संवेदना को जो उसे रूपाली को देखकर हो रही थी। क्यों इतनी सुंदर है वो कि उसका दिल ही धड़कना भूल जाता है। उसको देखकर रूपाली को ही बोलना पड़ा, चले या यहीं खड़े रहने का इरादा है? इतनी जल्दी जा रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? बहुत दूर है क्या? देवांश गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, चलो तो आज तुम्हारे पसंद का खाना खिलाऊंगा। रूपाली गाड़ी में बैठ गई। एसी की हल्की ठंडक और हल्का सा म्यूजिक। वो सिर टिकाकर आराम से बैठ गई। उसे एहसास नहीं था वो इतनी थकी हुई थी। उसको झपकी लग गई। देवांश उसे कनखियों से देख रहा था। उसे इत्मीनान से सोता देख उसे बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर बाद रूपाली की आंख खुली तो देवांश से बोली, सॉरी आंख लग गई। थक गई थी लोगों को अटेंड करते करते अस्पताल में। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं। रूपाली बाहर देखते हुए बोली, बहुत तेज हवा चल रही है, लगता है आंधी आएगी। हम अभी तक पहुंचे नहीं। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। लग रहा था शहर से बाहर आ गए हैं। रूपाली आश्चर्य से बोली, ये हम कहाँ जा रहे हैं? शहर से बाहर है क्या कोई जगह? देवांश सड़क पर नजरें जमाए बोला, हाँ शहर से थोड़ी दूर है। रूपाली सहम गई। वो सख्त आवाज़ में बोली, शहर में तो बहुत रेस्टोरेंट है, कहीं भी खा लेते। इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी? आप गाड़ी मोड़िए और मुझे घर छोड़ दीजिए। मुझे कहीं नहीं जाना। देवांश बोला, परेशान मत हो, हम पहुंचने वाले हैं। रूपाली गुस्से भरी आवाज़ में बोली, देवांश जी आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शहर के बाहर वीरान में ले जाने की क्या ज़रूरत है? देवांश बोला, जगह के बारे में कुछ निश्चित नहीं हुआ था, मैंने अपने अनुसार चयन किया। रूपाली की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो डरी हुई आवाज़ में बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप मुझे किडनैप नहीं कर सकते हैं। उसकी दहशत बढ़ती जा रही थी। वो थूक गटकते हुए सोच रही थी वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। उसने देवांश पर विश्वास कैसे कर लिया? देवांश रूपाली का सफ़ेद पड़ता चेहरा देख दुखी हुआ। वो जानता था वो जो कर रहा है वो बहुत बड़ी गलती है, अपराध है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वो रूपाली को बिना कोशिश के अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे सकता था। सुगंधा से बात करने के बाद उसने निश्चय किया था वो अपनी इच्छा रूपाली पर नहीं थोपेगा, लेकिन रूपाली तो बिल्कुल उससे कोई संबंध रखना ही नहीं चाहती। ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? एक बार कोशिश अवश्य करेगा, एक बार क्यों मरते दम तक करेगा। वो कैसे भूल सकता है रूपाली की बड़ी बड़ी आंखों की मासूमियत, सब कुछ भुला देने वाली मुस्कुराहट, झरने जैसी खनकती हंसी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसते जा रहे थे। उसकी परफ्यूम की सुगंध उसे मदहोश कर रही थी। वो उससे जितनी बार मिलता उसकी चाहत उतनी बढ़ती जा रही थी। एक पुरुष एक स्त्री को जिस हद तक चाह सकता है वो उस सीमा तक पहुंच चुका था। रूपाली के बिना उसकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। उसे रूपाली को विश्वास दिलाना होगा वह एक दूसरे के लिए बने हैं। देवांश जानता था उसने रूपाली का विश्वास तोड़ा है। वो कैसे मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठी थी और अब कितनी डरी हुई है। उसे ग्लानि हो रही थी, लेकिन उसे ये मौका लेना पड़ेगा। रूपाली ने बेबसी और मायूसी से देवांश की तरफ देखा। माँ और सुमन गलत है, देवांश कभी नहीं बदल सकता। वो हमेशा अति आत्मविश्वासी और अपनी चलाने वाला रहेगा। वो बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। ना जाने देवांश ने क्या योजना बना रखी है, क्या चाहता है। रूपाली का अपना सिर ठोकने का मन कर रहा था। उसने कैसे मान लिया वो इतनी आसानी से हार मान लेगा। इतनी जल्दी सब पर विश्वास करने की आदत का उसे भारी नुकसान भरना पड़ेगा। उसको 1-2 दिन बाद मना करना चाहिए था। डैड घर आ जाते तब उसे अपनी बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उसे लगने लगा था उसे जल्दी ही देवांश के आसपास होने की आदत पड़ जाएगी। देवांश हर काम की जिम्मेदारी लेकर तुरंत अंजाम दे देता था। इससे पहले वह उस पर निर्भर होने लगती। उसने देवांश के पास बने रहने की वजह को ख़त्म करना चाहा था। रूपाली ने एक और कोशिश की। जल्दी सब लोग
मुझे मिस करेंगे और सोचेंगे मैं कहाँ हूँ। देवांश टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी मम्मी सोचेंगी तुम घर पर हो और सुमन को पता है तुम मेरे साथ हो, वो चिंता नहीं करेंगी। रूपाली को लगा देवांश सही कह रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा रूपाली गायब है। अब रूपाली को अपने पर इतना गुस्सा आ रहा था, वो स्वयं पर ही जोरों से चिल्लाने लगी, कितनी बेवकूफ़ है, तूने कैसे विश्वास कर लिया ऐसे इंसान पर जो। फिर उसने देवांश से कठोर स्वर में बोला, हम कहाँ जा रहे हैं। देवांश को लगा अब सच बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बोला, मेरा फार्म हाउस है यहाँ, वहीं जा रहे हैं। रूपाली ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो लॉक था। फिर उस बियाबान में गाड़ी से उतरकर जाती भी कहाँ, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था इस समय वे कहाँ थे। रुआसे स्वर में बोली, आपका फार्म हाउस भी है, मुझे नहीं पता था। देवांश उदास स्वर में बोला, तुम मेरे बारे में जानती ही कितना हो और कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। रूपाली की आंखों से इससे पहले कि आंसू बह जाते उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर धीरे से बुदबुदाई, क्यों कर रहे हैं आप ये सब। देवांश गंभीरता से बोला, क्योंकि तुम मुझे समझना नहीं चाहती हो, मेरी बात सुनना नहीं चाहती हो। रूपाली लंबी सांस लेते हुए बोली, इस तरह बंधक बनाकर समझाएंगे और सुनाएंगे अपनी बात। देवांश गंभीरता से बोला, मैं तुम्हें बंधक नहीं बना रहा हूँ रूपाली, बस एकांत में ले जाकर अपनी बात कहना चाहता हूँ। रूपाली गुस्से से बोली, हर काम ज़बरदस्ती से करवाने की क्या आदत है। पहले सगाई ज़बरदस्ती से की और अब अपनी बात सुनाने की जिद है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देवांश को भी गुस्सा आने लगा था। वो बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। रूपाली भी गुस्से से बोली, मुझे घर लेकर चलिए, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, आपकी ज़िंदगी को नरक बना दूंगी। देवांश तीखी आवाज़ में बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है। जिस दिन से तुम्हें देखा है मेरा सुख चैन सब खत्म हो गया। हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता और तुमने एकदम से कह दिया मुझसे शादी नहीं करनी है, एक मौका भी नहीं दिया। रूपाली को लगा देवांश से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। गुस्से में आकर वो क्या कर बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, वो भाग भी नहीं सकती। वो चुपचाप बैठ गई। देवांश ने एक बड़े से दरवाजे के आगे गाड़ी रोकी तो तुरंत चौकीदार ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। फिर एक घर के आगे देवांश ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरकर उसने रूपाली की तरफ का दरवाज़ा खोला, उसके उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। रूपाली अपनी जगह से हिली नहीं और गुस्से में बोली, इस हरकत से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देवांश धीमे स्वर में बोला, अंदर चलो। रूपाली उसको घूरते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। देवांश के चेहरे पर थकान स्पष्ट झलक रही थी। वो सख्त लहजे में बोला, रूपाली जिद मत करो, नहीं तो तुम्हें उठा कर ले जाना पड़ेगा। रूपाली हतप्रभ सी उसे देखती रह गई। वो फिर जोर देकर बोला, चलो रूपाली, इतनी तेज़ हवा चल रही है, कोई पेड़ गिर गया तो। रूपाली देवांश की बात काटते हुए बोली, अच्छा है ना, गिर जाए यहीं मर जाऊं, इससे अच्छा और क्या होगा। देवांश उसे घूर कर दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें इतनी दूर इसलिए नहीं लाया कि तुम पेड़ के नीचे दबकर मर जाओ, चलो चुपचाप अंदर चलो। जब रूपाली नहीं उतरी तो देवांश ने जोर लगाकर कहा, प्लीज़। इस एक शब्द में ना जाने कितना आग्रह और बेबसी थी कि रूपाली गाड़ी से बाहर आ गई। रूपाली और देवांश के टेबल पर बैठते ही देवांश का सहायक सूप और स्नैक्स रख गया। रूपाली को खाद्य सामग्री देखते ही तेज भूख का एहसास हुआ। उसे याद आया उसने सुबह के नाश्ते के बाद कुछ खाया ही नहीं था। देवांश ने जब कैंटीन चलने को कहा था वो टाल गई थी। घर पहुंचकर भी उसने कुछ खाया नहीं था। सूप के साथ आधे से ज़्यादा स्नैक्स खा गई। उसे लगा देवांश उसे भुक्खड़ समझेगा, लेकिन फिर लगा उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो क्या सोचता है। वैसे भी वो संकट में थी और ये सब बातें मायने नहीं रखती थी। खा पी करके वो बोली, मेरा पेट भर गया है, खाना खाने की गुंजाइश नहीं है, अब मुझे घर छोड़ आइए। देवांश चुपचाप सूप पीता रहा तो रूपाली गुस्से में बोली, आपके पास पैसा है तो आप मन मर्जी के चलाएंगे, किसी को भी उठा लाएंगे। देवांश ने रूपाली को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में तूफान नजर आ रहा था। वो तिलमिला कर बोला, किसी को नहीं, केवल तुम्हें उठा कर लाया। रूपाली बोली, आपको कोई हक नहीं है ऐसा करने का। देवांश सूप खत्म करते हुए बोला, हाँ नहीं है, लेकिन तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, तुमने एकदम से रिश्ता तोड़ दिया, आगे मिलने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैं तुम्हें चाहता हूँ, केयर करता हूँ, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है मेरी बात एक बार सुनने के लिए? उसके बाद जो तुम निर्णय लोगी मुझे मंजूर होगा। रूपाली के पास कोई विकल्प नहीं था। वो बोली, ओके बोलिए। तभी देवांश का सहायक जूठे बर्तन उठाने आया और पूछा, खाना कितनी देर में लगाना है? देवांश बोला, जब खाना होगा बता दूंगा। फिर रूपाली से बोला, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था
तब तुम्हारी सुंदरता के कारण आकर्षित हुआ था। ये सच है, मॉम की डेथ के बाद मैं बहुत टूट गया था। डैड खुद सहारा ढूंढ रहे थे और मैं उनसे सपोर्ट चाहता था। बहुत इनसिक्योर और लोनली पड़ गया था। रिश्तों से विश्वास उठ गया था। सोचता था सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी फैमिली को देखा तब उस प्रेम का एहसास हुआ जो फैमिली को कंप्लीट करती है। जब मॉम ठीक थी तब हम कितने प्यार से रहते थे। वे दिन याद आ गए जो मैंने अपने सीने में दफन कर दिए थे। अंदर तक भीग गया उस प्रेम में। मैं तुम्हारे साथ ऐसी ही फैमिली की कल्पना करने लगा हूँ। देवांश कुछ देर के लिए खामोश हो गया। रूपाली का मन सुनकर दुखी हुआ। उसने देवांश के अकेलेपन के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। पिछले कितने सालों से वो बस पैसा कमाने की दौड़ में शामिल था। करीबी कोई नहीं था जिससे वो अपनी सफलताएं और खुशियां बांट सके। उसकी आवाज़ में उदासी और चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। देवांश आगे बोलने लगा, जैसे जैसे तुम्हें जानने लगा समझ गया तुम्हारे लिए इंसान और रिश्तों की बहुत अहमियत है। थक गया हूँ भागते भागते। डर लगता है कहीं हार गया, असफल हो गया तो क्या होगा। तुम्हारी आंखों में अंकल, आंटी और अपने दोस्तों के लिए इतना प्यार देखता हूँ तो लगता है जब असफल होकर थक कर तुम्हारे पास आऊँगा तब भी तुम मुझे अपनी बाहों में हमेशा की तरह भर लोगी। देवांश चुप हो गया और सिर झुकाकर बैठ गया। रूपाली उसे आश्चर्य से देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था देवांश इतनी गहराई से सोचता है। उसके दिल में इतना कुछ भरा है। उसे तो वो एक अति आत्मविश्वासी, घमंडी और पैसे के पीछे पागल इंसान लगा था। रूपाली की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तो देवांश ने फिर बोलना शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है और इस बात पर तो बिल्कुल ही नहीं यकीन कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे उस हद तक प्रेम करता हूँ जिस हद तक एक पुरुष एक स्त्री से कर सकता है। जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते शादी नहीं हो सकती। 15-20 दिन आगे का मुहूर्त निकाल देंगे, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। देवांश रूपाली की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देख रहा था। रूपाली ने पूछा, क्या चाहते हो? उसके दिमाग में एक बात आई, अभी हाँ करने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ से शायद निकल जाऊँ। देवांश बोला, बहुत सोच समझ कर वादा करना। कभी यहाँ से निकलने के लिए या मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए अभी हाँ कर दो, बाद में घर पहुँचकर मुकर जाओ। तुमसे मिलने के बाद मैंने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की है। अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना शुरू किया है। रूपाली आश्चर्य से देवांश का मुंह देखती रहेगी। उसे कैसे पता चला वो क्या सोच रही है? उसने हाँ में सिर हिला दिया। देवांश उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मुझे बस 3 मौके दो, 4-5 घंटे मेरे साथ बिताओ। स्थान और समय तुम अपनी सहूलियत से डिसाइड कर लेना। अगर तुम्हें फिर भी लगता है तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चला जाऊँगा, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। देवांश के चेहरे पर बहुत उम्मीद और ईमानदारी थी। लग रहा था वो दिल से ये सब बातें कर रहा है। आंखों में बहसीपना नहीं था जो रूपाली 1-1.5 साल पहले किसी और की आंखों में देख चुकी थी। सोचकर आज भी सिहर जाती है। उसको चुप देख देवांश ने फिर कोशिश की, मैं एक कदम भी आगे अपनी तरफ से नहीं बढ़ाऊंगा। तुम जितना चाहोगी उतनी दूरी बनाकर रखूंगा। रूपाली बीच में टोकती हुई बोली, बस बस रहने दीजिए और कन्विंस मत कीजिए, मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। देवांश ने राहत की सांस ली। कितनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगा है रूपाली से। कहने को तो कह दिया, उसके मना करने पर कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, लेकिन अपने दिल से कैसे निकालेगा उसे? जब भी कोई सुख दुख का मौका होगा वो याद आएगी। हर वक्त लगेगा जैसे वो सामने खड़ी है, लेकिन अभी सोचने से क्या लाभ है? वो मुस्कुराते हुए कुर्सी पर पीछे टिक गया और बोला, खाना लगाने को बोल दूं? तो रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे लग रहा था वो नहीं खा पाएगी, लेकिन अपनी पसंद दाल मखनी और शाही पनीर देख उसे फिर भूख लगने लगी। वो इत्मीनान से खा रही थी तो देवांश बोला, उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने कुछ खाया नहीं था, मुझे लगा तुम भी और लड़कियों की तरह डाइटिंग के चक्कर में रहती हो। रूपाली हंसते हुए बोली, वहाँ पता नहीं कैसा गीला गीला खाना था, मुझसे नहीं खाया गया, जबकि इतनी भूख लग रही थी। देवांश आश्चर्य से बोला, अच्छा तो तुमने बोला क्यों नहीं? हम किसी दूसरी जगह ले चलते खाने। रूपाली संकोच में बोली, कैसे बोलती?
तब तो आप बिल्कुल तने हुए, हर समय गुस्से में नजर आते थे। देवांश बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं बदल रहा हूँ, मुझे बदलने में मदद करो रूपाली। रूपाली बात बदलते हुए बोली, वाह कितना टेस्टी खाना बना है, मज़ा आ गया खाने में। देवांश उसे भरपेट खाते देख बोला, तुम अपने आप को इतना दुबला रखने के लिए क्या करती हो? रूपाली झेपती हुई बोली, ज़्यादा खा रही हूँ क्या? मैं घर के काम बहुत करती हूँ, कोशिश करती हूँ मम्मी डैड को कम से कम काम करने पड़े, शायद इसलिए मेंटेन रहती हूँ। आप क्या करते हैं? देवांश बोला, सुबह जॉगिंग जाता हूँ, घर में एक छोटा सा जिम खोल रखा है, जब समय मिलता है वर्कआउट कर लेता हूँ। रूपाली के मन में जिज्ञासा हो रही थी, देवांश की बॉडी कैसी होगी, सिक्स पैक, डोले सोले, थत। उसने अपना ध्यान देवांश के चेहरे पर केंद्रित किया। देवांश उस समय बिल्कुल शांत और सहज लग रहा था। उसका ध्यान अपने खाने पर था, अपनी उम्र से कम और आकर्षक लग रहा था। रूपाली को लगा कोई शक नहीं, वो धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ सकती है। खाना खाकर देवांश रूपाली के साथ बाहर बरामदे में आकर बैठ गया। उसके सहायक ने 2 कप कॉफ़ी वहीं पर ला कर दी। कॉफ़ी पीते हुए रूपाली ने अपने चारों तरफ नज़र डाली। अंधेरे में बहुत तो नहीं दिख रहा था, लेकिन चारों तरफ हरियाली होगी ये समझ आ रहा था। बरामदे में भी खूबसूरत फूलों के गमले थे, एक तरफ झूला पड़ा था। रूपाली प्रभावित होकर बोली, बहुत सुंदर लग रहा है, समय मिलता है आपको यहाँ आने का? देवांश बोला, जब काम से ऊब जाता हूँ, लगता है अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो 1-2 दिन के लिए आता हूँ। तब ना कोई फ़ोन, ना किसी इंसान से कांटेक्ट रखता हूँ। रूपाली ने आस्ते से पूछा, कोई दोस्त नहीं है? देवांश बाहर देखते हुए बोला, 3-4 हॉस्टल में बने थे, सब मेरी तरह वर्कहॉलिक हैं, अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तब से बस 2-3 बार ही मिल पाया हूँ। देवांश बाहर देखता हुआ बोला, हवा तेज हो रही है, निकलना चाहिए, इससे पहले कि मौसम और ख़राब हो जाए। रूपाली उठ खड़ी हुई। रास्ता बहुत आराम से कटा, हल्का संगीत चल रहा था गाड़ी में और दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे थे। रूपाली का घर आया तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वो जल्दी से उतरी और भागकर दरवाजे के तक पहुंच गई। फिर सीढ़ी पर खड़े होकर उसने देवांश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बाय करने के लिए हाथ हिलाया। देवांश का मन प्रफुल्लित हो गया। अगले 2-3 दिन सामान्य बीते। देवांश ऑफिस आते जाते समय अस्पताल थोड़ी देर के लिए आता और कुशलता पूछकर चला जाता। जवाहर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, वो बेहतर महसूस कर रहा था। अब उसे आराम और दवाई की आवश्यकता थी। देवांश इंतजार कर रहा था रूपाली के फ़ोन का। 2-3 दिन बीत गए थे, अस्पताल से छुट्टी मिले, लेकिन रूपाली ने अपने वादे के अनुसार कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था। उसने निश्चय किया शाम को ऑफिस से लौटते वक्त जवाहर को देखने के बहाने घर जाएगा। अगले दिन रविवार है, रूपाली को कहीं चलने को कहेगा। जब रूपाली के घर पहुंचा तो बहुत शांति थी। जवाहर कमरे में आराम कर रहा था और राधिका खाना बना रही थी। रूपाली कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसको देखते ही राधिका खुश होते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, खाना बना रही हूँ, खाना खा कर जाना। देवांश ने कहा, नहीं फिर कभी। रूपाली कहाँ है? राधिका बोली, पास ही बाजार गई है, कल गणेश जी के मंदिर जाएगी, इसलिए कुछ पूजा की सामग्री लेने गई है। तभी रूपाली आ गई और देवांश को मुस्कुराते हुए उसने हेलो बोला। देवांश ने शिकायती सुर में कहा, तुमने 2 दिन से कांटेक्ट ही नहीं किया। रूपाली उसका मतलब समझती हुई बोली, सॉरी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, कल भी मुझे विनायक मंदिर जाना है, 6-7 घंटे लग जाएंगे। देवांश बोला, वो तो बहुत दूर है, आने जाने में 5 घंटे लग जाएंगे, कैसे जाओगी? रूपाली बोली, अब मौसी को फ़ोन करके पूछती हूँ, अमन या नमन भाई फ्री होंगे तो उनके साथ बस में जाऊंगी। देवांश बोला, उन्हें फ़ोन मत करो, मैं चलता हूँ, कल सुबह 6 बजे मैं आ जाऊँगा। रूपाली खुश होते हुए बोली, ये ठीक रहेगा, वादे के अनुसार पहला मौका यही हो जाएगा। इतने में राधिका रसोई से बाहर आ गई और बोली, बेटा आपने इतना किया हमारे लिए, आज खाना खाकर ही जाना, कुछ खास नहीं बनाया है लेकिन थोड़ा सा ले लीजिए, रूपाली के साथ कुछ और समय बिताने को मिलेगा, सोचकर देवांश ने हाँ कर दिया। राधिका फिर रसोई में चली गई। सोचा पहली बार खाना खाएगा, 1-2 डिश और बना लेती हूँ। देवांश 10 मिनट जवाहर के पास बैठा, फिर रूपाली से ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करता रहा। अगले दिन गाड़ी में बैठे हुए 1 घंटा बीत गया था, समय का पता ही नहीं चला। रूपाली ने महसूस किया कि वो देवांश के साथ सहज महसूस करने लगी थी। पौ फट चुकी थी, आसमान की छटा अद्भुत थी, हल्की ठंडी हवा उसके बालों से अटखेलियाँ खेल रही थी। शहर से बाहर आ गए थे, चारों तरफ लहराते खेत और सड़कों के दोनों ओर पेड़, नज़ारा खूबसूरत था। एक जगह देवांश ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। रूपाली ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा।
वो 1 मिनट कहकर गाड़ी से उतरा और पीछे रखे सामान में से एक टिफ़िन निकाल लाया। रूपाली की तरफ का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। रूपाली भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई। देवांश टिफ़िन खोलते हुए बोला, रास्ते के लिए बनवाया था। मुझे समझ आ गया है तुम्हें बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। रूपाली ने हंसते हुए कहा, बहुत जल्दी मुझे समझने लगे हो। देवांश बोला, कोशिश कर रहा हूँ। फिर रूपाली की नज़र सरसों की फसल पर पड़ी। पीली बिछी हुई चादर देखकर खोई हुई सी बोली, बहुत सुंदर है ना। देवांश की नज़र रूपाली पर थी। सुबह की रोशनी में उसके दमकते चेहरे की लालिमा में खोया वो फुसफुसाया, हाँ बहुत सुंदर है। अपने कानों के इतने करीब से आवाज़ सुनकर रूपाली ने चेहरा देवांश की तरफ घुमाया तो पाया उसका चेहरा बिल्कुल उसके निकट था। उसकी आंखों में बेहिसाब चाहत और चेहरे पर भावनाएं रूपाली के दिल को छू गई। उसे लगा वो भी उसकी चाहत में डूबती जा रही है। उससे मोहब्बत करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दिल से आवाज़ आई, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी पर विश्वास करने में। पहले भी धोखा खा चुकी है। कितना मासूम समझा था उसे और क्या निकला था वो। देवांश की आंखें अभी भी रूपाली के चेहरे पर अपनी चाहत का प्रतिबिंब खोज रही थी। उसने गहरी भावुक आवाज़ में कहा, तुम मानो या ना मानो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। उसकी आवाज़ रूपाली के रोम रोम को छू गई। रूपाली की धड़कनें तेज़ हो गई। उसे लगा जिस तरह देवांश धीरे धीरे आगे आता जा रहा है, उसको किस करने वाला है, वो अपनी जगह जड़वत हो गई थी, हिल नहीं पा रही थी। उसके होठों के एकदम करीब आकर देवांश रुक गया, जैसे होश में आया हो। तुरंत पीछे हटता हुआ बोला, जल्दी सैंडविच खा लो फिर चलते हैं। रूपाली को भी संभलने में कुछ देर लगी। भूख नहीं थी, लेकिन कुछ करने के लिए उसने एक सैंडविच उठाकर खा लिया। मंदिर में पंडित के द्वारा रूपाली के साथ बैठकर पूजा करने में देवांश को सुकून मिला। कितने सालों बाद वो मंदिर आया था और पूजा की थी। उसे लग रहा था उसकी ज़िंदगी बदल रही है। मंदिर के पास सजे बाजार से रूपाली ने कुछ भगवान की तस्वीरें ली। वो बोली, इसे डैड के सिरहाने रखूंगी, भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। लेकिन अचानक भीड़ में कुछ देखकर वो असहज हो गई और बोली, चलिए जल्दी चलते हैं। देवांश ने कहा भी, कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। रूपाली घबराए और उखड़े स्वर में बोली, नहीं, वे सैंडविच खा लेंगे। मम्मी ने भी कुछ पूरियाँ और आलू की सब्जी पैक कर दी है, रास्ते में वो भी खा लेंगे। देवांश को रूपाली का व्यवहार समझ नहीं आया, लेकिन उसने तुरंत गाड़ी चालू की और चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लगा रूपाली कुछ सामान हुई। फिर रास्ते भर वो हंसती बोलती रही। देवांश का मन बहुत प्रफुल्लित था। रूपाली के साथ दिन बहुत अच्छा बीता था। बस अपने आप पर और नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ना जाने उसके निकट होने पर वो क्यों ऐसे बहक जाता है। अगर समय पर नहीं संभलता तो उसको किस कर ही देता और वो गुस्सा हो जाती। मनाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन बाजार में उसका व्यवहार कुछ अजीब लगा। एकदम से इतनी विचलित क्यों हो गई? कुछ बात तो थी जो वो एकदम से परेशान हो गई। लेकिन वो जानता था इतनी जल्दी वो बताने वाली नहीं है। अभी उसे प्रेम ही नहीं हुआ तो विश्वास कहाँ से होगा। लेकिन कुछ पिघल रही है, इसमें कोई शक नहीं था। बस उसे धैर्य रखना होगा। रूपाली देवांश के सामने तो कुछ देर बाद सामान व्यवहार करने लगी थी, लेकिन घर पहुंचते ही फिर बेचैनी ने उसे घेर लिया। जब बेचैनी बढ़ने लगी तो उसने रेखा को फ़ोन किया और घर आने को कहा। रेखा अपने साथ सुमन को भी ले आई। तीनों उसके कमरे में बैठे बातें करने लगी। रेखा ने चिंतित स्वर में पूछा, बता इतनी टेंशन में क्यों थी? रूपाली परेशान स्वर में बोली, आज विनायक मंदिर गई थी, वहाँ बाजार में लगा वो खड़ा है। सुमन चौंकते हुए बोली, कौन? अमरजीत? रूपाली सिहर गई और हाँ में सिर हिला दिया। रेखा भी चौंकते हुए बोली, तू पागल हो गई है, ऐसे ही वहम हुआ होगा। रूपाली सहमी हुई सी बोली, हो सकता है, लगा भीड़ में वो खड़ा है। एकदम से डर गई। दोबारा देखा तो कोई नज़र नहीं आया। सुमन बोली, अब जब सब अच्छा हो रहा है तो उस भयानक किस्से को बुरा सपना समझ भूल जा। तभी अमन कमरे में प्रवेश करता हुआ बोला, क्या हुआ? क्यों ऐसे मुंह लटका कर बैठी हो तीनों? रेखा झुंझला कर बोली, तुझे क्या? हमारे पास गहन चिंतन के विषय हैं, तू बता तू क्या करने आया है? अमन रूपाली से बोला, सुन, तू अपने हीरो से कहना कुछ पासेस का इंतजाम कर दे। 2 दिन बाद स्टेडियम में लेजर शो है, बहुत मस्त होगा। सुमन बोली, क्यों, टिकट नहीं मिल रहे हैं क्या? अमन बोला, पता नहीं मिल रहे हैं या ख़त्म हो गए हैं, लेकिन बहुत महंगी है। रूपाली संकुचित स्वर में बोली, मैं कैसे मांग सकती हूँ, ना जाने क्या सोचेंगे। सुमन मुंह बनाते हुए बोली, खुश हो जाएगा, उसे उसकी रूपा रानी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। रूपाली शर्माती हुई बोली, कुछ भी ज़रूरी है उनके पास पासेस हो? अमन बोला, ज़्यादा उनको मत कर, उसकी कंपनी शो स्पॉन्सर कर रही है, उसके पास पासेस नहीं मिलेंगे तो किसके पास मिलेंगे?
रूपाली शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह फेवर मांगना। मैं क्या बोलूँगी? सुमन झल्लाते हुए बोली, चल चल तू फ़ोन मिला, वो हम बता देंगे तुझे क्या बोलना है। इतने पैसे वाला है, हमें भी तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। रूपाली मुंह बनाते हुए बोली, मेरे पास तो देवांशी का नंबर तक नहीं है। तीनों एक साथ चीखे, क्या? फिर रेखा बोली, देवांश बेकार ही नहीं रोता, कैसी बेवकूफ़ पल्ले पड़ी है उसके, चल अंकल से लेकर आ नंबर। रूपाली के तीनों के आगे ना चली और जवाहर से जाकर फ़ोन नंबर मांगना पड़ा। रूपाली ने फ़ोन मिलाया। उधर से देवांश की आवाज़ सुनते ही उसकी बोलती बंद हो गई। जब देवांश को हेलो बोलने पर कुछ जवाब नहीं मिला तो उसने ज़ोर से कहा, कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? तब रूपाली ने घबराते हुए कहा, मैं रूपाली हूँ। देवांश का स्वर एकदम से बदल गया। वो कोमल स्वर में बोला, हाँ हाँ रूपाली बोलो, कैसी हो? रूपाली झेंपते हुए बोली, जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सुमन झल्ला कर बोली, क्या कैसे हैं लगा रखी है, कल ही तो मिले थे, मुद्दे की बात पर आ। देवांश बोला, ये किसकी आवाज़ है, कोई पास बैठा है क्या? रूपाली झेंपते हुए बोली, हाँ सुमन है। फिर रेखा ने उसे ज़ोर से हिलाया तो बोली, वो ये सब पूछ रहे हैं परसों जो लेजर शो होने वाला है उसके पासेज हैं क्या आपके पास? देवांश हंसते हुए बोला, अच्छा तो इसलिए फ़ोन आया है, मतलब ज़बरदस्ती मिलवाया गया है। मैंने तो सोचा था मेरी किस्मत खुल गई। रूपाली जल्दी से बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इन तीनों को जिद हो रही है शो देखने की। देवांश धीरे से फुसफुसाया, और तुम्हारा मन नहीं है? रूपाली शर्माते हुए बोली, आपको परेशानी होगी तो रहने दीजिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। देवांश बोला, नहीं नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं परसों तुम सबको शाम 7 बजे लेने आ जाऊँगा। तो सेकेंड डेट इसे ही मान लोगी क्या? रूपाली बोली, आपको इतराज़ ना हो तो। देवांश ऑफिस में काम कर रहा था इसलिए रखते हुए बोला, नहीं मुझे कोई एतराज़ क्यों होगा, लेकिन थोड़ा निराश अवस्था, वो अकेले समय बिताना चाहता था रूपाली के साथ। लेकिन फिर अपने आप को समझाया, रूपाली के व्यक्तित्व के हर हिस्से को अपनाना है उसे। अमन खुश होते हुए बोला, वाह यार मज़ा आ गया, क्या रईस ज़्यादा पकड़ा है तूने, हर काम चुटकी में कर देता है। कार्यक्रम के दिन तीनों 6 बजे की रूपाली के घर आकर बैठ गए। रूपाली झुंझला कर बोली, इतनी जल्दी आ गए, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई। रेखा हंसते हुए बोली, अमन को डर लग रहा था कि तुम दोनों हमें छोड़कर भाग गए तो। अमन झेंपते हुए बोला, क्या पता चलता है प्रेमी प्रेमिकाओं का, कभी हमें कबाब में हड्डी समझ चुपचाप निकल जाएं। सो शानदार था। चारों भारी उत्साह और एकाग्रता से उसका मज़ा ले रहे थे। देवांश ऐसे शो पहले भी कई बार देख चुका था। उसका ध्यान रूपाली की तरफ था। उसकी चमकती आंखें और बाल सुलभ उत्साह देख सोच रहा था, सारी दुनिया देख चुका हूँ, अब दोबारा रूपाली की नज़रों से देखूंगा तो बहुत सुंदर लगेगी। रूपाली ने उसको अपनी ओर देखते हुए देखा तो धीरे से हाथ मारते हुए बोली, इधर क्या देख रहे हो, सामने देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। देवांश बोला, मेरा मन, मैं कहीं भी देखूं? रूपाली शर्माते हुए बोली, इन तीनों ने मेरी खिंचाई करनी है बाद में, अब चुपचाप सामने मुंह कर लो। देवांश को उन तीनों की सादगी और मजाकिया स्वभाव अच्छा लगा। उसने सोचा था शो के बाद उन तीनों से पीछा छुड़ाकर वो रूपाली को डिनर पर ले जाएगा, लेकिन उसे उन तीनों का साथ भी अच्छा लगा। चारों को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया और हंसते बोलते शाम कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। रूपाली के दोस्तों को उतारते हुए वो रूपाली के घर पहुंचा तो उसने गाड़ी रोक दी। रूपाली उतरने लगी तो देवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, 10 मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी क्यों हो रही है? रूपाली ठहर गई तो वो बोला, मज़ा आया ना? रूपाली ने नज़रें उठाए बिना ही हाँ में सिर हिला दिया। देवांश की उंगलियां बहुत देर से मचल रही थी। रूपाली के चेहरे पर गिरती लटों को पीछे करने के लिए उसने धड़कते दिल से धीरे से उसके माथे पर से बाल हटाए तो रूपाली ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। देवांश बोला, शादी का एक मुहूर्त 20 दिन के बाद का निकल रहा है और 1-2 महीने बाद का, तुम्हें जो सही लगे वो फाइनल कर देते हैं। रूपाली सकचाते हुए बोली, 2 महीने बाद वाला ठीक रहेगा और मैं मम्मी डैड से पूछकर पक्का बता दूंगी। सुनकर देवांश को निराशा हुई, लेकिन इस बारे में बोला कुछ नहीं। उसने पूछा, अगली बार कब और कहाँ मिलना है? रूपाली बोली, देखते हैं, 2 बार तो मिल ही लिए हैं। देवांश धीरे से बोला, परसों मैं सारा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मेरा जन्मदिन है। रूपाली खुश होते हुए बोली, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस बार स्थान और समय आप डिसाइड कर लीजिए। देवांश बोला, ठीक है,
मैं 11 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। रूपाली मान गई। देवांश ने गाड़ी में बैठे बैठे ही गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन रूपाली बाहर नहीं आई। मजबूरन उसे गाड़ी से उतरकर दरवाजे की घंटी बजानी पड़ी। रूपाली ने दरवाज़ा खोला तो उसके पीछे उसके तीनों दोस्त भी खड़े थे। देवांश को देखते ही तीनों जोर से हैप्पी बर्थडे गाने लगे। फिर रूपाली उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई, जहाँ टेबल पर एक घर का बना केक रखा था। राधिका और जवाहर भी वहीं बैठे थे। देवांश का मन भर आया। कई सालों बाद अपने जन्मदिन पर उसे इतना अपनापन मिला था। रूपाली के दोस्तों ने उसे एक बड़ा सा कोलाज दिया, जिसमें रूपाली की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें थी। सुमन बोली, हमने कल सारा दिन फ़ोटो इकट्ठा करने और ये कोलाज बनाने में लगाया। कैसा लगा आपको? देवांश बोला, इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। मुझे रूपाली के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है इन फ़ोटो को देखकर। रूपाली बोली, खबरदार जो मेरी बचपन की फ़ोटो देखकर मजाक उड़ाया तो। कितनी मोटी थी मैं, लगता है सारा दिन मुझे मम्मी डैड खिलाते ही रहते थे। राधिका हंसते हुए बोली, तब तेरे खाने पीने में कोई नखरे नहीं थे, बहुत प्यारी लगती थी। देवांश को उत्सुकता रूपाली का तोहफा देखने को हो रही थी। उसने रूपाली का दिया हुआ छोटा सा पैकेट खोला तो उसमें चांदी के गणेश जी थे। रूपाली बोली, गणेश जी आपकी सदा रक्षा करेंगे। राधिका बोली, बेटा हम दोनों तो आपको आशीर्वाद ही दे सकते हैं, सदा खुश रहो। देवांश उनके पैर छूते हुए बोला, इससे बड़ा तोहफा तो और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। राधिका ने नाश्ता बना रखा था, वो खाकर देवांश बोला, मैं सारा दिन रूपाली के साथ बिताना चाहता हूँ, आप दोनों को कोई इतराज़ ना हो तो। जवाहर बोला, नहीं बेटा, आज तो बहुत ख़ास दिन है आपके लिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। रास्ते में देवांश ने रूपाली से पूछा, जानती हो कहाँ ले जा रहा हूँ? उसी फार्म हाउस पर, लेकिन आज तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो। रूपाली मुस्कुराती हुई बोली, इन कुछ दिनों में सब कुछ बदल गया। रूपाली को महसूस होने लगा था वो देवांश की दीवानी होती जा रही है। वो कल्पना करने लगी थी, जब देवांश किस करेगा तो कैसा लगेगा। सोच कर ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। देवांश गाड़ी चलाते हुए बोला, आज भी मौसम बारिश का हो रहा है। रूपाली खिड़की में से हाथ बाहर निकालते हुए बोली, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त मौसम हो रहा है। फार्म हाउस पहुंचकर गाड़ी खड़ी कर देवांश बोला, चलो पहले थोड़ा घूम लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, प्राकृतिक नज़ारा अद्भुत था। जहां देवांश का फार्म हाउस ख़त्म हो रहा था, उसके आगे जंगल ही जंगल था। तभी कुछ बूंदें आसमान से गिरी। देवांश ने कहा, चलो अगर भीगना नहीं है तो। दोनों भागने लगे, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद रूपाली हाँफने लगी और रुक गई। देवांश मजाक बनाते हुए बोला, इतनी जल्दी थक गई? रूपाली ने कुछ जवाब नहीं दिया और तेज तेज सांसें लेने लगी। देवांश ने उसे एक घने पेड़ के नीचे खींच लिया। गीली मिट्टी और फूलों की खुशबू से वातावरण मोहक हो रहा था। देवांश ने एक बाह के घेरे में उसे ले लिया और दूसरे हाथ से उसकी नाक पर पड़ी पानी की बूंदों को हटा दिया। वो पेड़ के सहारे टिक गया और रूपाली को दोनों बाहों के घेरे में लेकर अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। उसके बाल माथे पर आ गए थे और मोतियों की तरह पानी की बूंदें यहाँ वहाँ उसके बालों पर पड़ी थी। रूपाली ने नजरें देवांश के बालों से हटाकर उसकी आंखों में डाली तो समझ गई वह उसे किस करने वाला है। देवांश की एक बाह रूपाली के कंधे पर कसती जा रही थी और दूसरा हाथ उसके बालों में था। उसने हल्का सा दबाव डाला, उसका सर पीछे किया और अपने होठों से रूपाली के होठों को बहुत कोमलता और हल्के से छू लिया। रूपाली के मुंह से आह निकली और वो देवांश के सीने से लग गई। देवांश का शरीर एकदम से तन गया और जैसे उसे बिजली का करंट लगा हो। उसने अपनी बाहों की पकड़ ढीली छोड़ दी और दूर शून्य में देखता हुआ बोला, तुम जब भी करीब होती हो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। रूपाली मुस्कुराते हुए उसके करीब वहीं खड़ी रही, फिर अपनी बाहें उसके गले में डाल एड़ियों पर खड़े होकर एक हल्का सा किस उसके होठों पर रख दिया। फिर शर्माते हुए उससे आगे अलग खड़ी हो गई। बारिश तेज होने लगी थी। देवांश बोला, अब हमें यहाँ ठहरना पड़ेगा, और वो नीचे घास पर बैठ गया। उसने रूपाली का हाथ पकड़ उसे भी बैठा लिया, फिर उसका हाथ अपने होठों तक ले जाते हुए बोला, तुम जिस एहसास की बात कर रही थी वो मुझे महसूस होने लगा है, मुझे प्रेम समझ आने लगा है। अब तुम्हारी खुशी और इच्छा मेरे लिए सबसे ऊपर है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? रूपाली उसके कंधे पर अपना सिर रखती हुई बोली, मुझे आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल हूँ आपके साथ, आप मुझे अच्छे लगते हैं। देवांश कुछ पल के लिए खामोश रहा, जैसे मन में कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से बोला, एक बात बताओ, उस दिन मंदिर गए थे तब तुम इतनी टेंशन में क्यों हो गई थी? रूपाली ने धीरे से अपना सिर देवांश के कंधे पर से हटाया
और टपकती बूंदों को देखने लगी। सोच रही थी बताना उचित होगा कि नहीं। अभी तो प्रेम हुआ है, आज ही इजहार किया है, फिर लगा दोनों के विश्वास की परीक्षा है। उसको स्वयं को कितना विश्वास है देवांश पर कि अपना भूत उसे बता सके, और देवांश को कितना विश्वास है ये उसकी प्रतिक्रिया से पता चलेगा। रूपाली ने निर्णय लिया, अगर प्रेम विश्वास की नींव पर खड़ा नहीं हो तो बेबुनियाद है। वो बोली, कॉलेज में रेखा, सुमन और अमन तो पुराने स्कूल टाइम फ्रेंड्स थे। कुछ और 3-4 जुड़े और हमारा अच्छा खासा ग्रुप बन गया। अमरजीत भी उनमें से एक था, दुबला पतला, लंबाई भी कम। रेखा उसे पीछे से चूहा कहती थी। सब हंसते बोलते, घूमने फिरने जाते, कहीं कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा, अमरजीत हमेशा मेरे पास खड़ा होता है, मेरे पास वाली सीट पर बैठता है, चाहे क्लास हो या जब बस में कहीं जा रहे हो। जब उसे लगता मैं नहीं देख रही हूँ तो वो मुझे देख रहा होता था। मैं थोड़ा अजीब महसूस करने लगी थी। सुमन से बोला तो वो बोली, उसमें उस बेचारे का क्या दोष है, तू है ही इतनी सुंदर। फिर गंभीर होकर बोली, तू पागल है, तुझे वहम हो रहा है। वो 1.5 पसली का बंदा, भला क्या जाने इश्क विश्क क्या होता है। बात आई गई हो गई, लेकिन अमरजीत की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अब वो खुलेआम मुझे देखता रहता, ग्रुप में केवल मुझसे बात करता। मुझे उसका व्यवहार अटपटा सा लगता। अब सबने नोटिस करना शुरू कर दिया था। क्लास में अमन या रेखा मेरे पास बैठ जाते तो लड़ने लगता। सबसे पहले क्लास में आकर बैठ जाता और अपने पास वाली सीट पर किसी को नहीं बैठने देता। मुझे फोर्स करता बैठने के लिए, मैं मना करती तो गुस्सा हो जाता। मैंने उसे अवॉइड करना शुरू किया, लेकिन उसने हिंट नहीं लिया। वो कभी चॉकलेट लाता तो कभी फूल। मैं मना करती तो जिद करके चॉकलेट खिलाता। मैं बहुत उकता गई थी। हम सब ने उसको ग्रुप से हटा दिया, कह दिया हमारे ग्रुप में नहीं आया करे। वो बहुत गुस्सा हुआ और सबसे लड़ पड़ा, बहुत चिल्लाया, बुरा भला कहा। हम सब उससे उस दिन अचंभित रह गए। इतना गुस्सा, इतनी एनर्जी भला इतने दुबले पतले लड़के में कहाँ से आई। उसकी आंखें एकदम स्थिर थी, बहुत डरावनी लग रही थी। उस दिन हम सब खुश थे उससे पीछा छुड़ाकर, लेकिन उसकी हरकतें और बढ़ गईं। वो दूर से घूरता रहता, जहाँ जाती वहाँ होता। जब कभी अकेले होती तो बहुत डर लगता, हर समय एक खौफ सा बना रहने लगा था। बोलते बोलते वो कांपने लगी। देवांश ने उसे धीरे से खींचकर अपने बाहों में ले लिया। रूपाली अब बहुत धीरे धीरे बोलने लगी, जैसे वो कहीं और थी। वो सब उसकी आंखों के सामने चला था। वो आगे बोलने लगी, उसकी हमने प्रिंसिपल से शिकायत की तो उसे सख्त वार्निंग दी गई, कॉलेज से निकालने की धमकी भी दी। उसके एक साथी ने, जिसके साथ अमरजीत कमरा शेयर करता था, बताया अमरदीप पागल होता जा रहा है। जिस दिन मुझे नहीं देख पाता है वो कुछ नहीं खाता पीता है, बेचैन सा इधर उधर घूमता रहता है। उसे मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, लेकिन उसके घर में कौन है पता नहीं और किसी की वह सुनता नहीं है। फिर कल्चरल प्रोग्राम के लिए हम सब एक नाटक तैयार कर रहे थे। मैं नायिका का रोल कर रही थी और वैभव हीरो था, जिसके साथ मैं डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रही थी। जैसे ही वैभव ने मेरी कमर पकड़ी, अमरजीत ना जाने कहाँ से कूदता फांदता स्टेज पर आ गया और वैभव को पीटने लगा। वो चिल्लाता जा रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपाली को हाथ लगाने की, वो केवल मेरी है। सारे लड़के भागे। वैभव से उसे अलग करने के लिए उसने चाकू निकाल लिया। कहते कहते रूपाली डर के कारण कांपने लगी और सुबकने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। देवांश ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे एक हाथ से उसके सिर से पीठ पर हाथ फेरने लगा। उसके कान में फुसफुसाते हुए शांत करने की कोशिश करता रहा। बस बस रूपाली, चुप हो जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। रूपाली बस बस। कुछ पल बाद रूपाली ने कहा। उसने चाकू मेरे गले पर तान दिया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बहसीपना था। वो सबसे बोला, खबरदार जो कोई हमारे पास आया, मैं रूपाली को लेकर जा रहा हूँ। किसी ने रोका तो मैं रूपाली का गला काटकर खुद भी मर जाऊँगा। और वो मुझे खींचने लगा दरवाजे की तरफ। उसमें से इतनी तेज गंध आ रही थी जैसे कब से नहाया नहीं हो। बुरी तरह कांप रहा था। उत्तेजना के कारण मेरा दहशत के मारे बुरा हाल था। रूपाली फूट फूट कर रोने लगी। देवांश उसके डर को समझते हुए उसे सहलाता रहा। उसे जिज्ञासा हो रही थी आगे क्या हुआ, लेकिन रूपाली पर दबाव नहीं डालना चाहता था। वो कुछ देर रोती रही, फिर बोली। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसकी पीठ थी उस तरफ। तभी कॉलेज के चौकीदार अंकल दरवाजे से घुसे और अमरजीत के सर पर डंडे से वार किया। उसके हाथ से चाकू छूट गया और मैं हाँफते खांसते हुए गिर गई। कॉलेज से उसे रेस्टिगेट कर दिया गया और पुलिस उसे पकड़ ले गई। 2 साल के करीब हो गए।
अब पता नहीं वो कहाँ है। फिर देवांश ने धीरे से पूछा, उस दिन क्यों इतना डर गई थी, इतनी टेंस क्यों हो गई थी? वो बोली, उस दिन बाजार में मुझे लगा भीड़ में वो खड़ा है और वो सिहर गई। देवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूपाली की सुरक्षा को लेकर चिंता भी हो रही थी। उसने मन ही मन निश्चय किया रूपाली की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी करेगा। बारिश अभी भी हो रही थी। रूपाली देवांश के सीने से लगी बहुत देर तक बैठी रही। बारिश के रुकने का इंतजार करते हुए दोनों अपने ख्यालों में खोए हुए थे। अगले दिन रूपाली के पास देवांश का फ़ोन आया तो वो कह रहा था, रूपाली बहुत सतर्क रहना, ध्यान रखना अपना। मैंने पता किया है अमरजीत जेल से निकल चुका है। मैं तुम्हारी सुरक्षा के इंतजाम करने वाला हूँ, तुम बिल्कुल मत डरना। सुनकर रूपाली डर के मारे कांपने लगी। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।